हाय पीपल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आपने लेक्चर 1 रिवाइज कराने करा। देखो, आपका एक ही काम है, जो आप कर रहे हो रिवाइज करके आओ, है ना। मैं क्लास में भी रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप एक बार रिवाइज करके आ जाओगे और अगली बार में क्विकली उसको रिवाइज कर लेंगे तो हो गया ना भाई अपना काम। कैसे ऑडिट याद नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और चीज़ों को रिटेन भी करेंगे। दोनों काम अपन इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में करेंगे। ठीक है सर। तो अपन ने क्या क्या डिस्कस करा था, एक बार मेरे साथ में क्विकली बोलो ना भाई। सारी की सारी लैंग्वेज अपन बोलने की कोशिश करेंगे। सर, हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑडिट डिस्कस करा था। सर, मीनिंग ऑफ ऑडिट सिंपल था सर, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी से रिलेटेड तीन बातें थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लीगल फॉर्म एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ऑडिटर क्यों सर ये एग्जामिनेशन करता है? ताकि सर ऑडिटर है ना, ओपिनियन दे सके। हाँ सर। अच्छा, अभी मुझे एक चीज बताओ, इस डेफिनेशन में एक चीज बहुत बड़ी मिसिंग थी सर, एक वर्ड बड़ा मिसिंग था, इंडिपेंडेंट। ठीक है सर। फिर हमने बातें करी थी कि ओपिनियन, सर ओपिनियन दो टाइप का होता है सर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। आपको याद आना चाहिए, हमने लिंकिंग करी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ओपिनियन देना है। हाँ सर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सब कुछ बढ़िया होगा, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गए, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हो। और सर दिक्कतें है, मामला गंभीर है, तो सर मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ आप जाते हो। अच्छा, एक चीज बताओ ना, ऑडिट ओपिनियन बोल के सुनाते हो क्या? आंसर इज नो सर, ऑडिट ओपिनियन सर राइटिंग में होता है सर, और ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है एक प्रॉपर तरीके से। देन हमने बातें करी थी कि सर ये जो ओपिनियन होता है, ओपिनियन तो लास्ट स्टेप है। अल्टीमेटली आपको बहुत सारे सर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, और वो किस में गिवन होते हैं सर? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में गिवन होते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आती है। देन हमने बातें करी थी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर कौन से स्टैंडर्ड में दे रखा था? ऐसे 200 नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर कोशिश तो करो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बहुत बढ़िया सर। सर दो ऑब्जेक्टिव थे, मैंने कहा पहले दो ऑब्जेक्टिव इजी वाले बताओ सर, ओपिनियन देना, राइटिंग में देना। पर मैंने कहा एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना, तो आपको बड़े बड़े कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्या लिखोगे सर? सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट व्हाट, whether financial statement are free from material misstatement or not, thereby to express an opinion, है ना, वेदर एफ एस आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ। हमने यहाँ पे सर चार बातों का मतलब समझा था। सर रीजनेबल अश्योरेंस, बताओ ना भाई, रीजनेबल अश्योरेंस क्या था? सर 100% श्योरिटी थी क्या? नहीं सर, 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो हम ले ही नहीं पाते। रीजन बीइंग सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है। बट सर इट इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। सर बताओ ना, रीजन बताओ। सर हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस इसलिए था क्योंकि प्रोफेशनल कंपिटेंट पर्सन स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग की बेसिस पे ऑडिट करता है। याद आ रही है चीज़ें, रिकलेक्ट हो रही है? हाँ सर। उसके बाद में हमने बातें करी थी सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। मिसस्टेटमेंट का मतलब समझा था, क्लोजिंग स्टॉक का एंटिटी ने लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी वैल्यू कर दिया, या हायर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। क्लोजिंग स्टॉक को उन्होंने कर दिया हायर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, करना था सर लोअर पे। ठीक है, तो सर यही क्या होता है सर, इसी को अपन मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर दिया। तो जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है और आपने जो करा, उनमें से डिफरेंस है। तो इसको अपन ने क्या बोला था? ए सी पी दया, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सी पी दया एज रिपोर्टेड as per applicable FRF and as reported by entity and as required to be reported by applicable FRF। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मतलब सिंपल है यार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो तुम्हें बोलता है और जो तुमने करा, उनमें डिफरेंस है सर। बात खत्म सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है रिलेटेड पार्टी के ये डिस्क्लोजर करो, तुमने कुछ भी नहीं करे, सर ये क्या है? मिसस्टेटमेंट है। हाँ सर। देन हमने बातें करी थी सर मटेरियलिटी की। एक चीज़ का ध्यान में रख के चलना सर, मिसस्टेटमेंट को हम मटेरियलिटी के साथ में बिल्कुल लिंक करते हैं, है ना। मटेरियलिटी ऐसे 320 में अपना बहुत बड़ा डिस्कशन जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मिसस्टेटमेंट किसके कारण हो सकता है? सर एक तो अनइंटेंशनल भी हो सकता है, दैट इज एरर, एंड एक इंटेंशनल भी हो सकता है, फ्रॉड। इंटेंशनल वाला थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है सर। बातें हमको समझ में यहाँ तक तो पूरी आ गई है। देन एप्लीकेबल एफआरएफ की बातें करी थी, सिंपल सर, फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट हुए। हाँ सर। बेसिकली क्या है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया शेड्यूल 3, एग्जाम्पल ध्यान रहेगा। ठीक है सर। डन। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव तो सर बहुत सिंपल था सर, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज पर द ऑडिटर्स फाइंडिंग्स।
ठीक है सर, फिर हमने ये बेसिक सा एक छोटी सी डिस्कशन करा था कनेक्ट द डॉट्स का। फिर एक छोटी सी बात और करी थी कि सर ऑडिटर को सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी किसी को मिसलीड ना करे। तो सर उसके लिए हमने क्या बातें करी थी कि सर कोई भी अकाउंट्स ड्रॉन हुए ना विद रेफरेंस टू द एंट्रीज, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए और एंट्रीज के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होनी चाहिए सपोर्टिंग। ठीक है। देन इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट शुड बी प्रेजेंटेड disclosed as per applicable FRF, that is AS Indias। और सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोज अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर किसकी सर, असेट एंड लाइबिलिटी की, बिजनेस ऑपरेशन की। ठीक है सर। फिर बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक था नेचर ऑफ ऑडिटिंग। फिर अपन ने क्वालिटी ऑफ ऑडिट की बातें करी थी, बेनिफिट ऑफ ऑडिट की बातें करी थी, वो सब बिल्कुल बेसिक टॉपिक थे। ठीक है सर। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर आज का डिस्कशन। क्या आपको चीज़ें रिकॉल हुई क्या? चीज़ें रिकॉल हुई बहुत अच्छे से? हाँ सर। अब मेरे साथ में आओ ना सर, आज का डिस्कशन अपन करेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अपना चलेगा। ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे, फोकस करना, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आपको। सर अब एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, स्कोप ऑफ ऑडिट। सर आपके ऑडिट आप कर रहे हो, एज एन ऑडिटर आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में सर क्या क्या चीज़ें आती है? तो यहाँ पे अपन सर इंक्लूड से रिलेटेड 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, डज नॉट इंक्लूड से रिलेटेड 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। स्कोप ऑफ ऑडिट, इंक्लूड से रिलेटेड 3 पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे, डज नॉट इंक्लूड से रिलेटेड 4 पॉइंट अपने डिस्कस होएंगे। ठीक है सर, बातें करेंगे। पहले अपन इंक्लूड की बात करते हैं कि ये चीज़ें तो ऑडिट के स्कोप में आती है, ऑडिटर को देखनी देखनी है। ठीक है सर। पहला पॉइंट है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, और मैंने साथ में लिख दिया सर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। मेरी बात को ध्यान से सुनो ना सर। क्या हुआ, मैं आपको पहले तो एक बेसिक सी बात बताता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाए। क्या हुआ, मेरे आर्टिकलशिप का किस्सा बताता हूँ। मेरा एक जूनियर आर्टिकल था शुभम। ठीक है। जोरदार जोरदार लड़का था सर, है ना? मतलब माहौल बनाया था, है ना? तो क्या, शुभम नया नया था। तो क्या होता था, हम क्लाइंट की प्लेस पे होते थे तो चाय कॉफ़ी, बिस्किट विस्किट सैंडविच वैंडविच मंगवा लेते थे, चिप्स के पैकेट मंगवा लेते थे। ठीक है, ये तो नाश्ते में होता था। इसके बाद तो बहुत चीज़ें खाते थे, बहुत चीज़ें चलता रहता था, कभी मैकडी कभी डोमिनोज, ये सब तो ठीक है। काम पे फोकस करो तुम, है ना? तो एक बार क्या हुआ, पार्टनर आने वाले थे विजिट पे। पार्टनर मतलब सर, अरे जो साइन वाइन करते हो ऑडिट रिपोर्ट, है ना? तो पार्टनर सबसे टीम के लीड पर्सन आने वाले थे। तो शुभम कैंटीन वाले को बोलता है कि आप ये चीज़ें भिजवाओ। चाय अच्छी नहीं आई। शुभम बोलता है तुमने चाय अच्छी नहीं बनाई, मैं तुम्हारे खिलाफ ओपिनियन गलत करवा दूंगा, मॉडिफाई करवा दूंगा। मेरा मैनेजर और मैं दोनों शुभम को ऐसे देखे, गजब यार, मतलब चाय खराब हो गई तो इसमें ओपिनियन को मॉडिफिकेशन करने की बातें कर रहा है। वो कैंटीन वाला बताओ क्या बोल के गया, सर ये आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता। हमने आता हुआ तो उससे पूछा इंटर, बोला हाँ। ठीक है, समझ रहे हो तुम, है ना? मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट में सिंपल सा है सर, कॉन्सेप्ट इतना सा बोलता है। इन्होंने हेडिंग दी है कवर्स ऑफ कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, आगे इंपॉर्टेंट है रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेलिवेंस की जो भी चीज होगी ना सर, वो आपको आपके स्कोप में कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या? अभी मैं इसमें सर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ। सर लॉ एंड रेगुलेशन, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, चलो। लॉ रेगुलेशन, एंटिटी पे कोई लॉ रेगुलेशन एंटिटी ने कंप्लाई नहीं करा, तो सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करेगी क्या? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। सर कैसे करेंगे? अरे पेनल्टी आ सकती है ना। हाँ, तो क्या ये स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है? सर बिल्कुल आता है। ठीक है सर। सर इंटरनल कंट्रोल, ये तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, मेरी बात को सुनो। पहला टॉपिक मैंने बताया आपको इंक्लूड में कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल दे रखा है ना, वो बताता हूँ आपको। सर ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, अपना डिस्कशन आगे चलेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। सर हमारे ना, मैं अजमेर से हूँ, अजमेर राजस्थान। हमारे अजमेर में आना सागर चौपाटी है, वहाँ पे एक बुक्कड़ कॉफ़ी वाले खड़े होते हैं। बुक्कड़ कॉफ़ी वाला खड़ा होता है, और जब जाओ
वहां पे 50-60 लोग खड़े रहते हैं कॉफी की लाइन में कि भाई कॉफी का नंबर हमारा कब आएगा। तो मैंने कहा यार भैया काम वाम बढ़िया चल रहा है? बोले भैया काम वाम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो भीड़ तो लगी हुई है, बट भैया परेशान बहुत रहता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया भैया, मुझे बताओ। बोले कि भैया है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 10-12 कस्टमर ग्रुप में कॉफी पी जाते हैं और मैं उनसे पैसा लेना भूल जाता हूँ। सर इतनी भीड़ दिख रही है। मैंने कहा "हाँ, भीड़ तो दिख रही है"। फिर मैंने बोला और क्या दिक्कत होती है? बोले कभी कभी वो पैसा एडवांस में दे देते हैं, मैं उनसे वापस मांग लेता हूँ, तो अच्छा नहीं लगता सर, वो कस्टमर नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो तुम्हारे कैश की दिक्कतें चल रही है। हाँ, तो मैंने कहा एक काम करो, अपने है ना एक रिलेटिव को पास में बिठाओ, पास में टेबल चेयर पे बिठाओ, और कस्टमर को बोलो कि सर आप कोई भी कॉफी लेना है, एक बोर्ड लगा दो कि पहले आप टोकन लो, पैसा दे के टोकन लो। बुक्कड़ कॉफी वाले भैया बोले सर इससे क्या होगा? मैंने कहा देखो पैसा तो तुम्हारा एडवांस में आ गया, हाँ, उसको टोकन देना, रिलेटिव आपका टोकन दे देगा कस्टमर को। हाँ, और फिर वो कस्टमर जब आपके सामने टोकन लेके आएगा ना, उस तभी उसको कॉफी देना। क्या बात है सर, मजा आ गया। मैंने कहा अभी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात तो सुन अभी। मैंने कहा जितना टोकन तुम्हारे पास में होगा और पैसा रिलेटिव के पास में होगा, एक काम करना, दिन के एंड में सर है ना, वो पैसा और टोकन की वैल्यू को मिला लेना, बराबर बैठनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोई चोरी होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। सर ये तो बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है। और मैंने कहा इसी को प्यार से तुम क्या बोलते हो? इंटरनल कंट्रोल। क्या बोलते हो? इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी क्या करती है, बड़ी बड़ी एंटिटीज क्या करती है सर? ये कंट्रोल्स लगा के रखती है, ये कंट्रोल्स लगा के रखती है ताकि चीजें सही तरीके से चले। आज मुझे एक चीज बताओ, बड़ी एंटिटीज में, फॉर एग्जांपल रिलायंस जैसी एंटिटी में, सुनना मेरी बात को, रिलायंस जैसी एंटिटी में मुकेश अंबानी साहब क्या परचेज का ऑर्डर लगाते हैं क्या? क्या सेल्स का ऑर्डर लगाते हैं क्या? ठीक है, क्या सेल्स का मतलब सेल्स वो करते हैं क्या? आंसर इज नो सर। सर हर चीज के लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं आपको बोल देता हूँ, इतनी बड़ी एंटिटी में परचेज डिपार्टमेंट में कम से कम 5 से 6 लोग होंगे जिनको अलग अलग ड्यूटी दी होगी। कौन माल ऑर्डर करेगा, कौन वेंडर को पेमेंट करेगा, कौन माल की चेकिंग करेगा, सारी चीजें। ठीक है, एक अलग ही लेवल का कंट्रोल्स होता है, और इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। और मैं आपको बोलूँ सर, ऑडिटर ऑडिट करते समय इन इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग भी करता है, इन इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग भी करता है। आगे बहुत सारी बातें होएगी, बट आपको इंटरनल कंट्रोल का बेसिक मतलब समझा क्या? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला सर? फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड्स में कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। समझे सर? क्लैरिटी है? हाँ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन, सेकंड पॉइंट पे आते हैं सर। सेकंड पॉइंट की हेडिंग पे फोकस करो ना प्लीज, हेडिंग पे फोकस करो। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ऑडिटर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है क्या, सफिशिएंट है क्या। रिलायबल मतलब रिलाई कर सके, सफिशिएंट मतलब सर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई ये इनफ है क्या। ठीक है सर, समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले अपन ये समझते हैं कि सर ये इंफॉर्मेशन किधर से मिलती है। सर ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिलती है, अदर रिकॉर्ड से भी मिलती है। मतलब सर ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, एक तो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या हो गया सर? उनकी एंट्रीज हो गई, उनके सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए। सर दैट इज व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अपन आगे जाके और डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे ऐसे 500 में। ठीक है, और सर एक अदर रिकॉर्ड्स भी होते हैं। सर अदर रिकॉर्ड्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, बोर्ड मीटिंग्स होती है तो बोर्ड मीटिंग्स में मिनट्स बनती है उनकी। हाँ सर, ऑडिटर आपको पता है वो मिनट्स भी पढ़ता है। सर क्यों? क्योंकि वो मिनट्स में सर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हुए होते हैं, ऑडिटर मिनट्स भी पढ़ता है सर। उसको अपन बोलते हैं अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, दो जगह मिलती है सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी मिलती है, अदर रिकॉर्ड से भी मिलती है। समझे सर? हाँ। सर ऑडिटर को क्या करना है? सर ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कि कंटेन्ड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अदर रिकॉर्ड्स में, सर दैट इज रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर ये रिलायबल है, सफिशिएंट बेसिस, सर ये सफिशिएंट बेसिस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस। ऑडिटर को रीजनेबली सेटिस्फाई होना है।
अभी सर हेडिंग पे फोकस आ रहा है क्या आपका? सर ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किधर से ऑब्टेन्ड होती है? सर ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होती है, कंटेन्ड होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अदर रिकॉर्ड्स में। तो ऑडिटर का फोकस क्या है कि सर ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल है क्या, सफिशिएंट है क्या? अब सर ये रिलायबल है क्या, सफिशिएंट है क्या, इसके लिए सर ऑडिटर बताओ क्या करता है? इसके लिए सर ऑडिटर है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को स्टडी करता है, इवेलुएट करता है। मतलब सर मैंने कहा फॉर एग्जांपल एंटिटी टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, एंटिटी सैप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। सर सैप होता है सॉफ्टवेयर? मैंने कहा हाँ। फिर बैंकिंग में सर फिनेकल होता है, ओरेकल होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। देन ओरेकल नहीं, मैंने ओरेकल गलत नाम बोला, फिनेकल होता है एंड कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। ओरेकल तो नॉर्मल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, गलत बोला था ये चीज़ मैंने। मेरी बात को सुनो ना, ऑडिटर को अगर ऑडिट करनी है तो सर सॉफ्टवेयर भी समझना पड़ेगा। हाँ सर, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो बेसिकली क्या ऑडिटर क्या करता है? सर ऑडिटर टू कंडक्ट स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, साथ के साथ में सर वो इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग और टेस्टिंग करता है। आप बात समझे क्या? क्या ये बात आप समझे? और मैंने आपको पहले ही बताई थी सर, ये इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग करता ही है, ठीक है। इसके लिए सर ऑब्वियसली सर वो कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, जो अपन आगे जाके देखेंगे, आगे जाके बहुत सारी बातें करेंगे कौन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, ठीक है सर। क्या आपको ये पॉइंट समझा क्या सर? इसका एक्सप्लेनेशन समझा क्या? सर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ में बहुत टॉपिक को समराइज करो। सर पहली चीज, सर हमने हेडिंग पे फोकस करा, सर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सर ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सर ये किधर से मिलती है? सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, अदर रिकॉर्ड से। सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या आ जाते हैं? एंट्रीज के अलावा उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है सर। सर ये इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर रिकॉर्ड से मिलती है। ऑडिटर को ये सेटिस्फाई होना है कि सर ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल है क्या, सफिशिएंट है क्या। सर इसके लिए ऑडिटर क्या करता है? सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंटरनल कंट्रोल को सर स्टडी करता है, इवेल्युएट करता है, टेस्ट करता है। बात खत्म सर। इतनी बात समझे क्या सर? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? डन सर। हाँ, आओ मेरे साथ में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना है या ऑडिटर को डिस्क्लोजर करना है, पहले ये सोचो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किसको करना है? सर मैनेजमेंट को करना है। तो डिस्क्लोजर किसको करना है? सर मैनेजमेंट को करना है। हाँ, इतनी बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने? ऑडिटर टू इंश्योर, ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली डिस्क्लोज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहा है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को ये देखना है। साथ के साथ में मैं तुम्हें बोलूं कि सर जो तुम्हारे पीएनएल बैलेंस शीट होते हैं, दैट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ पूरे साल भर में क्या हुआ। मानतो नहीं मानतो सर? आपको बैलेंस शीट में डेटर का फिगर दे रहा होता है, पर डेटर की पूरी कहानी तो पूरे साल भर में होती है। हाँ सर, तो इन्होंने क्या बोला? ऑडिटर टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली डिस्क्लोज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समराइज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एक्यूरेटली, और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबल एफआरएफ? सर एएस इंडियस शेड्यूल 3, ठीक है। सर अल्टीमेटली सर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर प्रिपरेशन ऑफ एफएस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, है ना? क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? मैंने क्या बोला? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट को समझो। इट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ सर, ऑडिटर को ये देखना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली डिस्क्लोज करता है क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, समराइज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एक्यूरेटली, कंप्लाई विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। हाँ सर। अच्छा एक छोटी सी बात बताऊँ आपको और, क्या होता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, बट सर ये सर प्रिपरेशन करना, इसमें सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है सर, प्रोविजन बनाते हैं तो सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते ही है, एक्यूरेट फिगर नहीं होता वो। तो क्या होता है सर, यहाँ पे सर मैनेजमेंट अपने जजमेंट भी लेता है, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बात समझेगा? ऑडिटर के स्कोप में ये भी आता है कि ऑडिटर अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है क्या, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रही है क्या, ऑडिटर के स्कोप में ये भी चीज़ें आती है।
क्या आपको इतनी बेसिक बातें समझी क्या? ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बनाता हूँ, सुनो ना। लेट्स से कंपनी पे कोई हैवी मॉनेटरी पेनल्टी का नोटिस आया, कंपनी को उसको डिस्क्लोजर करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हाँ सर, कंपनी ने नहीं करा। ऑडिटर आया उसके पास में, ऑडिटर ने बोला मैनेजमेंट आपको डिस्क्लोजर करना है। मैनेजमेंट आपको बोलता है सर दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर स्कोप ऑफ ऑडिट। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेडी हो चुका है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, सर दिस इज नॉट पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। सर ऑडिटर क्या बोलेगा, सर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ आर स्कोप ऑफ ऑडिट एंड दिस इज आर कंटेंट, जो आप एक्सप्लेन करके आओगे एग्जाम में और फिर फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिख के आओगे। समझे क्या आप क्वेश्चन को? समझे क्या सर क्वेश्चन की? क्या बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया। ठीक है सर, इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट आपको बोले कि सर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग करना, टेस्टिंग करना आपका काम नहीं है। हम क्या बोलेंगे, सर हमारा काम है स्कोप ऑफ ऑडिट में ये बिल्कुल आता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? तो सर स्कोप ऑफ ऑडिट के 3 पॉइंट हमने पढ़े, जिसमें बी और सी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, कंटेंट है अच्छा खासा इसमें बात करने को। मेरे साथ में एक बार ये पॉइंट्स भी देख लो ना। देखो, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूड वाला पोर्शन हुआ, जिसमें पहला है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। ठीक है। सेकंड है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप एक बार लैंग्वेज पढ़ो ना मेरे साथ में। सर ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन in underlying accounting records and source data, other records, is reliable and forms a sufficient basis for preparation of financial statement. To assess the reliability and sufficiency, auditor क्या करेगा सर, accounting system internal control को सर स्टडी करेगा, इवेलुएट करेगा एंड ही विल परफॉर्म सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट था सर आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ऑडिटर इंश्योर दैट एफएस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, comply with the applicable FRF, properly disclose relevant information, summarize transactions and event accurately। हाँ सर, एक चीज समझना सर, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन विच इन्वॉल्व सर्टेन जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑडिटर क्या इवेल्युएट करता है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने जो यूज करी है वो अप्रोप्रिएट है क्या, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? दिस इज योर स्कोप ऑफ ऑडिट का इंक्लूजन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है भाई? इंक्लूजन वाला पार्ट। अभी अपन कौन सा करेंगे? एक्सक्लूजन। कौन सा पार्ट करेंगे? एक्सक्लूजन वाला पार्ट अपन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, फिर सारे के सारे स्कोप ऑफ ऑडिट के क्वेश्चंस एक साथ अपन कवर कर लेंगे। ठीक है सर। अब देखो भाई, इंक्लूड के 3 पॉइंट पढ़ लिए, अब डज नॉट इंक्लूड पे आते हैं। सर डज नॉट इंक्लूड तो बहुत ईजी है। डज नॉट इंक्लूड के टोटल मिला के 4 पॉइंट है, जिसमें एक पॉइंट पे ही आपका फोकस होना चाहिए, बाकी तो आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब पता होना चाहिए। डज नॉट इंक्लूड 4 पॉइंट आपके दे रखे हैं। ठीक है, आपके ऐसे स्टडी मटेरियल में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है 3 पॉइंट का, मैं पर आपको समझा देता हूँ। डज नॉट इंक्लूड में सर पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, रीड करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर की होती है क्या? सर मैनेजमेंट की होती है ना। मैनेजमेंट की होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की होती है। हाँ सर, और मैनेजमेंट किसके हिसाब से करता है? सर एज पर एप्लीकेबल FRF। ठीक है, तो ये सर ये तो ऑब्वियसली से स्कोप ऑफ ऑडिट में आएगा ही नहीं, वरना ऑडिट अगर अकाउंटिंग भी वही करेगा और ऑडिट भी वही करेगा तो मतलब ही क्या, इंडिपेंडेंट का रहा, है ना? बात समझे? हाँ सर, तो फर्स्ट पॉइंट तो सर बिल्कुल बेसिक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप एंड कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑडिटर का जो कंपिटेंस है
वो सारी चीज़ें तो उसके प्रीव्यू में आती है। पर सपोज करो, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें एक, कि प्रोडक्शन चल रहा था, एंटिटी का प्रोडक्शन कर रहा था, और एंटिटी के प्रोडक्शन करते समय रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का जो प्रोसेस होता है, क्या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के प्रोसेस कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, क्या ऑडिटर के स्कोप में आता है? सर क्या ऑडिटर के स्कोप में आता है? क्या ऑडिटर के वो कंपिटेंस में आता है? आंसर इज नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब सिंपल है सर, जो उसके कंपिटेंस, जो उसके स्कोप ऑफ ड्यूटीज में नहीं है सर, वो पार्ट नहीं है। बात समझिएगा सर। हाँ, पर एक बेसिक चीज समझो सर, सर अकाउंटिंग, लॉ, इनका वो एक्सपर्ट होना चाहिए सर। टैक्सेशन की नॉलेज उसको होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है सर। देन थर्ड पॉइंट है एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर इसका क्या मतलब है? सर कॉन्सेप्ट को समझना। आज की डेट में आपको पता है सर कि कोई भी पीडीएफ आती है तो वो पीडीएफ एडिट आराम से हो सकती है। हाँ, अभी क्या, ऑडिटर को डेटा किससे मिलता है सर? क्लाइंट से। सामने वाला क्लाइंट उसको डेटा देता है, उसके बेसिस पे वो ऑडिट करता है। अब उस डेटा की ऑथेंटिसिटी को वो वेरीफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ने एक परचेज ऑर्डर का सैंपल भेजा, ठीक है। ऑडिटर ये देखना चाह रहा था कि परचेज ऑर्डर जनरली क्या होता है, एंटिटी में राजू नाम का पर्सन होता है जो परचेज ऑर्डर करता है, सारे माल ये ऑर्डर करता है और इसका साइन भी होता है राजू, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये राजू के साइन को वेरीफाई ऑडिटर कर सकता है क्या? क्या राजू इसमें, क्या ऑडिटर इसमें एक्सपर्ट है? आंसर इज नो। अगर ये फॉर्ज साइन कर रखे है तो भाई हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है। हम डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करने वाले पर्सन नहीं है। बात समझिएगा सर। हम तो मान के चलते हैं कि सर मैनेजमेंट हमको जो डेटा दे रहा है वो ऑथेंटिकेट डेटा दे रहा है ना। हम इसमें एक्सपर्ट नहीं है, हम वहां पे साइन मिलाने नहीं जा रहे। बात को समझिएगा, ठीक है। और आज की डेट में क्या होता है भाई, आज की डेट में डेटा आता है ना, तो वो डेटा कुछ भी आ सकता है, ऑथेंटिसिटी उसकी खराब हो सकती है, और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बात को समझते हो क्या? हाँ सर। एंड डी पॉइंट है आपका इन्वेस्टिगेशन। सर ये है पॉइंट जिसमें अपना डिस्कशन अच्छा खासा चलेगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो डज नॉट इंक्लूड के तीन पॉइंट तो सर बिल्कुल बेसिक थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप एंड कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर, एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड फोर्थ पॉइंट है सर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्यारा टॉपिक है सर, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके की केस स्टडी पूछी जा सकती है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में अंतर क्या है। ठीक है, मेरी बात को सुनो ना। मैंने आपको दो केस बता रहा हूं मैं, जिससे क्लैरिटी आएगी कि सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में अंतर क्या है, अपन डिफरेंस इनके निकालेंगे। सर चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा है स्पेसिफिकली सर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। सोचो सर, क्या ये ऑडिट है क्या? सर ऑडिट क्या होती है? सर ऑडिट तो सिंपल होती है कि ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और ओपिनियन देना ऑब्जेक्टिव होता है। सर यहाँ पे तो चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट क्यों करा गया है? सर उसको ढूंढना है फ्रॉड। क्या ढूंढना है उसको? सर फ्रॉड ढूंढना है। और मैं आपको बोलूँ सर, सर ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फ्रॉड, स्पेसिफिकली आपको बोला गया कि भाई तेरे को अपॉइंट ही क्यों कराया, तू फ्रॉड ढूंढ। सर दैट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट ऑफ ऑडिट। ठीक है सर, है ना। आगे बात करता हूं मैं। सर कोई इंश्योरेंस कंपनी थी, एग्जाम्पल समझना, एक्स लिमिटेड थी। एक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में आग लग गई, एक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इंश्योरेंस कंपनी ने किसी चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करा और बोला कि यार तुम उस फैक्ट्री में जाओ और पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम निकाल के आओ कि भाई कितना बनता है। सर ये क्या ऑडिट है या ये इन्वेस्टिगेशन लग रहा है आपको? मैंने अभी तक दोनों में डिफरेंस नहीं बताया, पर थोड़ा बेसिक नाम से अगर अपन समझे तो सर ये इन्वेस्टिगेशन है। पर्टिकुलर काम के लिए आपको असाइन करा है, ठीक है, एंड दिस इज इन्वेस्टिगेशन नेचर। सर ऑडिट का नेचर तो क्या होता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन करते हो विद अ पर्पस टू गिव एन ओपिनियन, है ना।
क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो यहाँ पे आपको दो केस मैंने बना के दिए ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के लिए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। सीए अपॉइंटेड टू डिटेक्ट फ्रॉड, इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू असेस लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इंश्योरेंस क्लेम। सर ये दोनों केस में ही नेचर ऑफ एंगेजमेंट इन्वेस्टिगेशन है। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब क्वेश्चन आपको ये आएगा, सर कंटेंट तो आपको ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का लिखना ही लिखना है, साथ के साथ में आपको लास्ट में सर फैक्ट ऑफ द केस लिखना होगा, कंक्लूजन लिखना होगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? मैं आपको क्वेश्चन भी कराता हूँ अभी इसके। देखो, एग्जाम क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एज पर केस नंबर 1 एंड 2। फर्स्ट राइट डिफरेंस बिटवीन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, देन लिंक विद क्वेश्चन, फाइनली कंक्लूजन। मैंने बिल्कुल स्पून फीडिंग आपके लिए करके दे दी है। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो ना सर। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या है, अब अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ ना इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन तो क्या होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट होता है फॉर अ स्पेशल पर्पस। जैसे आपको बोला कि है ना, आपको है ना डेटर डेटर की चेकिंग करनी है, क्योंकि डेटर में फ्रॉड का इंडिकेशन है, आप डेटर की चेकिंग करो फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो दिस इज व्हाट सर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस, एग्जांपल फ्रॉड। समझेगा सर? ठीक है, पर सर ऑडिट ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऑडिट तो सर एग्जामिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पूरा, जहां पे आप रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करते हो whether FS are free from material misstatement or not, thereby to express an opinion। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आपको पता है। ठीक है सर। हाँ, अभी मैं आपको बोलूँ ना सर, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स लिए कि डेटर वाले एरिया में फ्रॉड ढूंढो या इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करो, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक, है ना। ऑडिट तो सर जनरल होता है, ब्रॉड होता है। तो ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। समझे सर? अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ बताऊँ सर आपको, है ना, एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ मैं। इन्वेस्टिगेशन में है ना, जनरली जो इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है ना, उसके पास में पावर होती है सर्च की। उसके पास में सर्च की पावर होती है, साथ के साथ में है ना, वो है ना, विटनेस से ओथ पे सवाल जवाब पूछ सकता है। सर मतलब ओथ पे सवाल जवाब मतलब क्या होता है? अगर आप ओथ पे सवाल जवाब गलत देते हो ना, जवाब गलत देते हो ना, तो आप पे सर कार्रवाई खतरनाक लेवल की हो सकती है, ऑफेंसेस में आ सकते हो। बट ये जनरली ऐसी चीज़ें ऑडिट में नहीं होती है। ठीक है, ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलेज रॉन्ग डूइंग। ठीक है, ऑडिटर डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक लीगल पावर ऑफ सर्च, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ विच इज नेसेसरी इन कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन। क्या आपको ये बेसिक बात समझ में आती है क्या? इतना कॉन्सेप्ट समझा क्या? सर ऑडिट वर्ड से इन्वेस्टिगेशन अपन एक बार अपने नोट से देखते हैं, आओ। सो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपको दो केस बना के दिए। अगर अपन आईसीएस स्टडी मटेरियल में देखेंगे सर, आपको आईसीएस स्टडी मटेरियल में ये कंटेंट एज इट इज मिलेगा, बट अपने हैंड रिटन नोट्स में अपन ने लिंक कर दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। ठीक है, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। सर इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद अ स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes characteristic of the investigation. The objective of audit, on the other hand, is to obtain reasonable assurance about whether the FS are free from material misstatement or not, whether due to fraud error, thereby to express an opinion. Sir, scope of audit is general, broad. Investigation is very specific and narrow. सर ऑडिटर के पास में कोई स्पेसिफिक पावर नहीं होती ऑफ सर्च, टू टेक टू टेक स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ, पर इन्वेस्टिगेशन में ये नेसेसरी पावर्स होती है। सर क्या आपको ऑडिट वर्ड से इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर, मेरे साथ में आओ ना, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसको। देखो, दिस वाज आस्क इन सितंबर 2024। दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है बिल्कुल। पीडी एंड सीओ चार्टेड अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एमआर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओके सर, एमआर लिमिटेड इंक्लूडेड द फॉलोइंग क्लॉज इन द अपॉइंटमेंट लेटर इन द ऑडिटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल। इस लाइन को पढ़ना, ये इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बात डाल दी कि ऑडिटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द फ्रॉड दैट में हैपन इन द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24।
और ये ऑडिटर अपॉइंट हुए थे। द ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूजन ऑफ सच अ क्लॉज इन द अपॉइंटमेंट लेटर डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। अच्छा, अगर अपन लास्ट लाइन पढ़ते हो तो अपना दिमाग स्कोप ऑफ ऑडिट में चलने लग जाता। ठीक है, ये भी बात बता दूं। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एमटीबी सितंबर 2024 में पूछा था। सो क्वेश्चन क्या पूछा इंस्टीट्यूट ने कि ये स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है क्या, पहले तो ये बताओ। और क्वेश्चन की क्या पूरी कहानी बताई कि किसी को ऑडिटर अपॉइंट करा था और उसके एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा गया कि तुम्हें फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए करा है। सर ये क्या ऑडिट का पार्ट है? आंसर इज नो सर। सर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में? आप एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करोगे? दिस इज ए कैटेगरी क्वेश्चन। आप एग्जाम में सर अगेन बेसिक चीज करोगे, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस बताओगे, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। ठीक है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? देखो, ठीक है, डन सर। लो भाई, a chartered accountant is specifically asked to check account whether fraud really exists. It state with reason whether it is an example of reasonable assurance engagement. बताओ भाई, चार्टेड अकाउंटेंट को बोला भाई फ्रॉड ढूंढो स्पेसिफिकली, क्या ये ऑडिट एंगेजमेंट का पार्ट है? क्या ये ऑडिट एंगेजमेंट का पार्ट है? आंसर इज नो सर। सर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, डन सर। क्लैरिटी? हाँ सर। अच्छा, अब आते हैं अपन स्कोप ऑफ ऑडिट के दूसरे क्वेश्चंस पे भी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एक और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट? तो हमें ये क्लैरिटी तो आ रही है कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरटीपी मई 2025 का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया, ऑपरेट्स मल्टीपल प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री एंड डील्स इन कॉम्प्लेक्स मशीनरी विच रिक्वायर स्पेशलाइज मेंटेनेंस एंड वैल्यूएशन एक्सपर्टाइज। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने सीए ध्रुव को चार्टेड अकाउंटेंट स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करा। He observed that the management consistently applied the same method of valuation of inventory over the past few years, but this year, without proper disclosure, they switched to a different valuation method, which resulted in higher reported profit. Valuation का method change करा, disclosure नहीं करा, profit बढ़ गया। Does such a matter fall within the scope of audit? Yes sir, it falls within the scope of audit क्योंकि proper disclosure of financial statement का हमने point पढ़ा था। हाँ सर, वहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना और अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई करना और अगर नहीं है तो उसको डिस्क्लोजर करना, ये सारी बातें हमने करी थी। हाँ सर। तो सर क्या वो पॉइंट पूरा एक्सप्लेन होगा? बिल्कुल पूरा का पूरा पॉइंट एक्सप्लेन होगा। देखो, इधर देखो, क्या ये ही एक्सप्लेनेशन अपन ने पढ़ा था पूरा? देखो, ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हुआ है क्या? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, making many judgment in the process of preparation and presenting financial statement. For example, choosing accounting policy, है ना? The auditor evaluates selection and consistency of application of accounting policy, whether such an selection is proper and whether chosen policy has been consistently applied. That's why we can say scope of audit में ये बिल्कुल आता है। और ये छोटा सा इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा है। क्या आपको ये बात समझ में आती है क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑडिट में सर आंसर कैसे बनते हैं? ऑडिट में सर आंसर कंटेंट के बनते हैं। जस्ट फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन आपको ऐड ऑन करना होता है ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में। बात समझिएगा सर? हाँ। सो आई कैन से द ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट। एमटीपी मई 2024। सर ये क्या क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है? बताओ ना, क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। Choosing of appropriate accounting policy in relation to accounting issues is responsibility of the management. Yes, accounting policy choose करना, select करना, सर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ एनी इन रिलेशन टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज। मेरी बात को सुनो ना, यहाँ पे ये जो मैंने आंसर बनाया ना, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था, ऐसे स्टडी मटेरियल का इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन तो 2 लाइन का था।
बट मैंने इसका प्रॉपर आंसर बनाया है कि कैसा आपको लिखना है। सर ये प्रॉपर आंसर मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, ये आंसर अपन जब थोड़ा थोड़ा ऑडिट का डिस्कशन आगे बढ़ाएगी ना, तभी इसका आंसर अपन ज़्यादा बेटर से समझ पाएंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन दिया, अपने एक सजेस्टेड आंसर में 2 लाइन में दे रखा है आंसर कि सर ऑब्वियसली सर इट इज़ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ता है। पर कैसा कंटेंट लिखना है ये सर हमारे लिए होल्ड की बात हो गई। ये जब आप मैं आपको आगे के कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ना, तब ये मज़ा आएगा आंसर लिखने में आपको। ठीक है सर, डन सर, डन 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 डन। ये भी कर लिया है अपन ने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो अपने हो चुके हैं। डन सर। तो मुझे एक चीज़ बताओ ना सर, क्या क्या कवर करा? सर स्कोप ऑफ ऑडिट में इंक्लूजन के 3 पॉइंट्स थे, एक्सक्लूजन के 4 पॉइंट्स थे। तो इंक्लूजन के 3 पॉइंट कौन कौन से थे सर? कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड पॉइंट द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक्सक्लूजन के 4 पॉइंट थे, जिसमें सर मेन पॉइंट था सर आपका इन्वेस्टिगेशन का, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंस का। बात समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है। आगे डिस्कशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपन ने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस, आगे अपन टॉपिक बढ़ाते हैं। अभी मेरी बात सुनो ना सर, आपको है ना एक छोटा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ कीवर्ड्स अपन थोड़े थोड़े पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना? सुनो ना, मेरी बात को सुनो। ऑडिट में क्या होता है, एक सीक्वेंस समझो। सर क्या होता है, ऑडिटर है ना, पूरी ऑडिट में ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है। सर ये ऑडिट प्रोसीजर्स कहाँ पे देख, किसने बताया? सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने बताया, ऐसे ने। ठीक है सर। सर ऑडिट प्रोसीजर के एग्जांपल्स दो ना। ये बेटा एग्जांपल्स है जिनको अपन आगे जाके डिटेल मतलब देखेंगे। इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना, ऑब्जर्वेशन करना, रिकैलकुलेशन करना, रीपरफॉर्मेंस करना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। सर बहुत सारे नाम लिख दिया आपने, तो मैंने कहा हाँ, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। सबका मतलब समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, ऑडिटर है ना, ऑडिट प्रोसीजर्स ये अप्लाई करता है, और सर वो एविडेंस गैदर करता है। वो एविडेंस गैदर करता है जिसके बेसिस पे वो कंक्लूजन पे आता है। तो कंक्लूजन पे क्या? वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। और आपको पता है सर, कनेक्ट द डॉट्स में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, इसी के बेसिस पे तो सर ऑडिटर ओपिनियन देता है। सर अगर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ही विल बी गिविंग अनमॉडिफाइड। सर एफएस में दिक्कतें है, ही विल बी गिविंग मॉडिफाइड ओपिनियन। दिस इज अ साइकिल ऑफ योर ऑडिट प्रोसेस। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है सर, क्यों? ताकि ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके, इसकी बातें अपन अभी करेंगे नीचे। एंड ऑडिट कंक्लूजन पे आ सके वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, जिसके बेसिस पे वो सर ओपिनियन देता है। समझे क्या सर? क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? हाँ सर, इन प्रोसीजर्स के बारे में बताओ ना। मैंने कहा हल्ले हल्ले बताएगी, जल्दी क्या है तुम्हें? ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना चीज़ों को? ठीक है, जितना तुम्हारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, उतनी मेरी ऑडिट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बनाऊंगा नहीं। ठीक है सर, कहाँ लेके चले गए? मैंने कहा बस वापस आ जाओ। ठीक है, अभी सुनो ना। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है सर, क्यों? ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, ताकि वो कंक्लूजन्स पे आ सके। मैं आपको बोलूँ सर, ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 का डिस्कशन का पार्ट है, बहुत डिटेल डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन है, मैं बताऊँ अभी। ठीक है, आप बेसिक मतलब समझो इसका। सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं सर? अकाउंटिंग सिस्टम हो गए, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिल्स हो गए। फॉर एग्जांपल सेल से रिलेटेड सेल्स की एंट्री हो गई, आपके लिए इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो ऑडिटर क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा। ठीक है, ताकि कंक्लूजन पे आ सके कि भाई मिसस्टेटमेंट है क्या। हाँ सर, अदर रिकॉर्ड्स लाइक मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं सर, आपकी ऑडिट एविडेंस में 2 वर्ड बहुत बार रिपीट होएंगे सर, सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस।
सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस, और मैं एक शॉर्ट फॉर्म इसका बोल रहा हूँ SAAE, बार बार ये वर्ड यूज होएगा आगे जाके। अपन आगे जाके इनका मतलब भी बहुत डिटेल में देखेंगे, बट अभी मतलब समझ लो सर, सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मेरे साथ में बोलो ना सर। सर सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है सर? क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। बातें करने के लिए बहुत कुछ है, पर चीज़ों को जहाँ पे जब पढ़ना है वहाँ पे पढ़ेंगे, पर जितनी बेसिक नॉलेज चाहिए उतनी बताऊंगा अभी। ठीक है, बातें करने को बहुत कुछ है यहाँ पे, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, इतनी बातें करने को है जिसकी तुम लिमिट भी नहीं है। ठीक है, पर अभी तो माहौल बन रहा है, स्टार्ट हुआ है ऑडिट, क्या जल्दी है? ठीक है। तो सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से तुम्हें थोड़ा सा फील आएगा। सर एक्स लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स में दे रखी है 50 लाख की। सर मैनेजमेंट ने तुम्हें बोला सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में 50 लाख का है, क्या तुम मान लोगे? नहीं सर, हम नहीं मानेंगे सर, हम उसकी क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे, चेकिंग करेंगे। अच्छा सर, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख की है, अगर ये बैलेंस शीट में आ रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर एक्स लिमिटेड की ओनरशिप होनी चाहिए इस पे? हाँ सर, क्या तुम मान लोगे? नहीं सर, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम सर उसको वेरीफाई करोगे। हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ ना, अगर तुम्हें इसको वेरीफाई करना है ओनरशिप इसी की है, तो तुम क्लाइंट से डेटा मांगोगे। सर क्लाइंट क्या डेटा देगा? कि सपोज का प्लांट एंड मशीनरी है, तो बोलोगे इनवॉइस दे, मेरे को दिखना चाहिए सर ये एक्स लिमिटेड के नाम पे ये इनवॉइस। अगर सर लैंड एंड बिल्डिंग है तो सेल डीड मांग लोगे। हाँ, ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे तुम्हें क्या कंक्लूजन ड्रॉन होएगा कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, मतलब ओनरशिप है या नहीं है एक्स लिमिटेड की, या बिना बात ये अपनी बुक्स में दिखा रहा है। समझ रहे हो क्या ये बातें तुम समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे सर ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट ने जो बोल दिया वो तुमने मान लिया, नहीं। फिर ऑडिट किस बात की? मैनेजमेंट बोलेगा और हम उसकी चेकिंग करेंगे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि भाई साहब ये बोल सही रहा है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50 लाख, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैनेजमेंट ऐसा बोलना चाह रहा है कि वैल्यूएशन 50 लाख है सर, क्या तुम मान लोगे? नहीं सर, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे मैनेजमेंट मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मेरे को करके भेजो, और तुम उसकी क्या करोगे सर? उसकी तुम क्या करोगे? उसकी तुम रीकैलकुलेशन करोगे, वापस कैलकुलेट करोगे कि भाई मैनेजमेंट की कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं है। समझ रहे हो क्या ये बातें तुम्हें समझ में आती है? तो ऑडिट एक सिंपल सा फिनोमिना है जहाँ पे भाई मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंट करा है, आप उससे रिलेटेड क्या करने की कोशिश करते हो सर? उससे रिलेटेड एविडेंस लेने की कोशिश करते हो, और कंक्लूजन पे ड्रॉन करने की कोशिश करते हो कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। हाँ, तो सर हमने इतना बेसिक बातें समझी। ठीक है सर, ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, बहुत डिस्कशन इसका और भी होएगा, बट थोड़ा थोड़ा अपन मतलब अपन को समझ में आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अपन ऑडिट की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अपना है ना ऑडिट का सिलेबस अपन ने कैसे बांटा है? ग्रुपिंग करिए ना, जिसमें सर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हो गए ना, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अपन ऑडिट करना यहाँ पे, जो ऑडिट का बिल्कुल स्टार्टिंग का फेज होता है ना, वो अपन सीखेंगे। देन अपन चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे। ठीक है, अब मेरे लिए बड़ा आसान है सर कि आपके लिए अभी से कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, मैं चैप्टर नंबर 3 की बातें अभी से करने लग जाऊं, बट होता क्या है, ऐसे फील नहीं आता, ऐसे फील नहीं आता, और वो कॉम्प्लिकेटेड कर देता है सब्जेक्ट को। नहीं, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत होगी, पूरे ऑडिट के प्रोसेस में जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वहाँ पे चले गए। ऐसा थोड़ी ना है यार, पिक्चर देखने, मुझे एक चीज़ बताओ, पिक्चर देखने जाते हो तो क्या पिक्चर को स्टार्टिंग से देखना प्रेफर करोगे या 1 घंटे बाद से देखना प्रेफर करोगे? सर ऑब्वियसली सर स्टार्टिंग से देखेगी ना, तो मैंने कहा बस वही स्टोरी अपनी चलेगी, अपन स्टार्टिंग से देखते हुए चलेंगे, जहाँ पे बस थोड़ा सा जहाँ पे मसाला जानना होगा ना वहाँ पे जान लेंगे, बस ये अपना बिल्कुल पढ़ने की टेक्निक रहेगी। ठीक है सर, ये मैंने आपको छोटा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दिया था। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब आओ मेरे साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट।
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं, मतलब अच्छा टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कभी भी ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। तब मैंने आपको क्या रीज़न बोला था? सर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है सर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है, इसलिए सर आपका ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। अपन 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसमें से 2 पॉइंट हो गए जिसका एक्सप्लेनेशन सर मज़ेदार तरीके से होगा, बाकी के 3 पॉइंट तो बड़े ईजी है। ठीक है, मेरी बात सुनो ना सर। मैंने है ना यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में सर एक ब्रैकेट लिख रखा है, ऑडिट रिस्क इज लेस देन इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने बस यहाँ पे ये लिख रखा है। सर क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मेरे को ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को 3 घंटे चाहिए। ठीक है क्या सर? है ना, इसका मतलब जब मैं समझा दूंगा ना पूरा, तब मैं वापस तुम्हारे पास में इस पेज पे आऊंगा और इसको लिंक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट द डॉट्स। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, तो इसका मतलब देखेंगे, पर अभी अपन ने बस लिख रखा है, रेफरेंस के लिए लिख रखा है। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। पहले तो इनकी हेडिंग पे फोकस करते हैं। सर हेडिंग के लिए मैंने एक निमोनिक बना रखा है, ना ना ना, टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है। मतलब सर क्या हुआ सर? राजू है ना सर, राजू को एक लड़की ने प्रपोज करा कि राजू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजू बोलता है ना ना ना, टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है। एक बार फ्यूचर बना लूँगा फिर मैं तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आऊँगा। क्या बात राजू, ओहो हो। तो बस ये ना ना ना, टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है, इससे तुम्हें हेडिंग याद रह जाएगी। सर ना से सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक और ना से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सर एक और ना से सर नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइम नहीं है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, एंड फ्यूचर से रिलेटेड फ्यूचर इवेंट्स। ना ना ना, टाइम नहीं है, फ्यूचर बनाना है। ठीक है सर। हाँ, अब आ जाओ मेरे साथ में पॉइंट्स पे, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्लीज फोकस, प्लीज फोकस ऑन द हेडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्लीज फोकस ऑन द हेडिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है, अकाउंटिंग का नेचर ही ऐसा है कि ऑडिट कभी भी 100% एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। टॉपिक की हेडिंग पे फोकस करो। सर क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? मैंने कहा मेरी बात को सुनो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की है क्या? तुम बोलोगे ना 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 सर, मैनेजमेंट की है सर। मैंने कहा हाँ, मुझे बताओ सर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानते हो इस बात को? और सर मैनेजमेंट जब अकाउंटिंग कर रहा है, तो सर क्या वहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं क्या? हाँ सर। क्या वहां पे जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं क्या? हाँ सर। तो जजमेंट इन्वॉल्व हो रहे तो सर जजमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव, वेरी अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाना है 31/3 को, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट को 10% बना है, 20% बना है, 50% बना है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, दिस इज वेरी अनसर्टेन, राइट सर? तो यहां पे जब ये प्रोविजन इतना अनसर्टेन एरिया है, सब्जेक्टिव एरिया, अकाउंटिंग एस्टिमेट इतना सब्जेक्टिव एरिया है, तो ऑडिटर बोलता है इसलिए मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। यही रीजन है, यही मुख्य रीजन है जिसके कारण मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। देखा ऑडिटर की बातें, देखी तुमने? ऑडिटर है ना यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है। यहाँ पे अपना बचाव कर रहा है कि देखो भाई मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कमी है ये। मेरी बात को सुनो, तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कमी है, इसलिए मैं मेरे पे लिमिटेशन आ गई है। आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस। प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट यार। हाँ, देखो ऑडिटर की बातें सुन रहे हो तुम। तो ऑडिटर ने क्या बोला सर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन बाय मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स जजमेंट विच इज सब्जेक्टिव और अनसर्टेन। इसलिए ऑडिटर हमारा बोलता है, नालायक ऑडिटर बोलता है, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। क्या ये बात आप समझे? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे? अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज बोलूं मैं आपको। सर ऑडिट है ना एक बेसिक अजम्पशन पे बनी हुई होती है। प्रिमाइस का मतलब होता है अजम्पशन।
सर ऑडिट एक बेसिक अजम्पशन पे बनी हुई होती है कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करेगा। मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। किससे रिलेटेड सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करने का प्रिपरेशन। सर ऑडिटर, सॉरी, मैनेजमेंट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। और आपको ये भी बोल दूं सर, इंटरनल कंट्रोल को लगाना भी सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ रहे हो तुम? बट मैं बोलूं, व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली? व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली? तो ऐसे केस में सर ऑडिटर कैसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस ले पाएगा? मैं अब तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, मेरी बात को सुनो ना। फॉर एग्जाम्पल, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट रिलायंस जैसे एंटिटी के महीने भर की कितने इनवॉइस होते होंगे परचेज के सर? सर सोच भी नहीं सकते, इतने इनवॉइस होते होंगे। हाँ, ऑडिटर क्या उसको 100% टेस्टिंग कर सकता है क्या? सर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी बड़ी एंटिटीज में क्या कंट्रोल्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और ऑडिटर उन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग करता है, उन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करता है। सर मतलब, सुनना मेरी बात को, एंटिटी में क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड पहले वेयर हाउस जहां पे माल पड़ा होगा ना, वहां से रिक्वेस्ट आएगी कि सर माल खत्म हो रहा है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का एक पर्सन ऑथोराइज करा जाएगा कि भाई माल का ऑर्डर तू करेगा। माल का ऑर्डर कर दिया, माल का ऑर्डर कर दिया तो देखा जाएगा कि सर वेंडर किससे मंगवाना है, पहले ये भी देखते हैं। माल का ऑर्डर कर दिया, सामने वाला सप्लायर माल भेजेगा। फैक्ट्री में जैसे ही माल आएगा, किसी ऑथराइज पर्सन को बोला जाएगा कि भाई जो माल आया उसकी चेकिंग कर कि जो ऑर्डर करा था उसके हिसाब से गुड्स आएगा। ओके सर। सर वो पर्सन ओके करेगा, फिर माल जाएगा वेयर हाउस में। मेरी बात को समझ रहे हो क्या? और और पेमेंट, पेमेंट भी करना होगा ना सप्लायर को, फ्री में थोड़ी ना देगा तुम्हारे, है ना? तो पेमेंट का इंस्ट्रक्शन जाएगा सर पेमेंट डिपार्टमेंट को, और पेमेंट डिपार्टमेंट फिर उसको पेमेंट करेगा। आप समझ रहे हो सर? मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिसमें सर मैंने आपको कम से कम 5 से 6 लोगों की बातें बता दी, है ना? अगर ये प्रोसेस, अगर ये कंट्रोल बढ़िया तरीके से चलेंगे तब तो मान सकते हो कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी अच्छी होगी। सर व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली? सर एग्जांपल, एग्जांपल, देयर इज अ कलूजन अमोंग पीपल। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बनता है। कलूजन अमंग पीपल, मैं बताता हूँ अभी क्या है ये। कि लोग आपस में मिल गए, साठगांठ कर ली और आपके इंटरनल कंट्रोल्स की तबाही मचा दी। अगर इंटरनल कंट्रोल्स की तबाही मचा दी तो सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो खराब हो ही गई आपकी। इस ऐसे केस में सर ऑडिटर बोलता है नॉट माय फॉल्ट, नॉट माय फॉल्ट भाई। समझ रहे हो क्या तुम? कॉन्सेप्ट समझे क्या? पहले काम मैंने कहा, एक बार इसको समराइज करो, फिर मैं आपको एक बढ़िया सी केस स्टडी बताता हूँ। सुनो ना मेरी बात को। द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज़ द बेसिक थिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है। हाँ सर, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, प्रेजेंट करता है, एंड ऑब्वियसली सर इट इन्वॉल्व जजमेंट विच इज सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन। इसलिए ऑडिटर बोलता है अरे देखो देखो भाई, इसलिए मैं ना एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले पा रहा हूँ दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। और बेसिक अजम्पशन लिया जाता है ऑडिट का कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ एंड डिवाइजिंग इंटरनल कंट्रोल। समझ रहे हो क्या? बट व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली? एग्जाम्पल, कलूजन अमंग पीपल। मैं आपको समझाता हूँ ना ये पूरा टॉपिक, सुनो ना। मजेदार तरीके से माहौल बना देंगे ऐसा क्वेश्चन करा हुआ अभी आपको। यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। जस्ट अ सेकेंड। राइटिंग का क्या?
सुनो ना, परचेज ऑर्डर राजू ने करा था, वेंडर। पेमेंट, हाँ, मेरे कुछ पेंसिल में कुछ इशू हो रहा है, रुको अभी देखता हूँ मैं। बाबूराव। गुड रिसीव। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने आपको परचेज डिपार्टमेंट का भी एक एग्जांपल दिया था। सर क्या कॉन्सेप्ट है कि परचेज डिपार्टमेंट में ऑर्डर राजू करेगा, ठीक है सर। वेंडर माल भेजेगा, बाबूराव गुड्स की चेकिंग करेगा, और गुड्स की चेकिंग करने के बाद में वेयर हाउस में भेज देगा और शाम को बोलेगा भाई पेमेंट कर दे। सुनो ना, मेरी बात को सुनो। सर ये कंट्रोल्स एंटिटी ने बनाया, पर क्या हुआ, अब हो गई इनके बीच में साठगांठ। ओहो, अब माहौल बनाएंगे ये लोग। इन्होंने क्या माहौल बनाया, ऑर्डर करा वेंडर को। अलग अलग केस बता सकता हूं मैं तुम्हें। एक तो माहौल ये बनाया कि 20 लाख के गुड्स ऑर्डर करे और वेंडर को बोला कि एक काम करना, तू 20 लाख का माल की जगह है ना, तू 30 लाख का इनवॉइस बना देना, ठीक है। 30 लाख का इनवॉइस बना देना, हम तेरे को 30 लाख का पेमेंट भी करा देंगे। ओ हो, माहौल बन रहा है यहाँ पे। 30 लाख का पेमेंट करा देंगे सर, 10 लाख एक्स्ट्रा। मैंने कहा सुनो तो सही, वेंडर को बोला 10 लाख का 2 लाख तो तू रख लेना, हमारी तरफ से गिफ्ट। 8 लाख हमें कैश में पहुंचा देना, हम देख लेंगे, ठीक है। 8 लाख की इन तीनों ने कर दी सर हेरा फेरी, और 2 लाख का इसको दे दिया फोकट का पैसा। एक तो ये तरीका हो गया। तो एक तरीका इन्होंने क्या बोला कि तू एक काम करना, 2 लाख का इनवॉइस बना देना, माल कुछ भेजना ही मत, माल कुछ भेजना ही मत, ये बाबूराव देख लेगा, क्योंकि गुड्स रिसीव तो यही देखता है। हाँ, ये देख लेगा, तेरे को पेमेंट भी पूरा करा देंगे। मतलब फिर हेरा फेरी। अरे अलग लेवल का माहौल चल रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कलूजन अमंग पीपल हो रहा है? हाँ सर, जिसके कारण सर इंटरनल कंट्रोल को ये पूरी तरीके से ओवरराइड कर चुके हैं। हाँ सर। तो सर ऑडिटर क्या बोलता है, अगर ऑडिटर पे किसी ने ब्लेम ब्लेम किया ना, तो ऑडिटर बोलेगा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ माय ऑडिट यार, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ माय ऑडिट। क्या ये बात आप समझे? क्या ये बात आप समझे? सर कलूजन अमंग पीपल, इट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क टू डिटेक्ट फ्रॉड। सर रीजन बिंग, चोर जब चोरी करता है ना, तो उसको पता होता है पुलिस कैसे पकड़ेगी, वो बहुत सावधानी से करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझे क्या सर? इतना बेसिक बात समझे। हाँ, मैं आपको इसका एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराता हूँ। देखना भाई, इतना तो बड़ा क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया है। हम्म। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल रादर देन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सिचुएशन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करना पड़ेगा। RST, a retail company, has set up internal control requiring all invoices to be stamped and signed by authorized person in good receiving section of a company, stating the date and time of receiving goods and premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods were actually received। सर ये बाबूराव की ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि बाबूराव का ये काम था कि वो गुड्स रिसीविंग सेक्शन में रहे, और जो माल आ गया ना उसी को पेमेंट के लिए बोले कि भाई इसका पेमेंट अब कर दो। ड्यूरिंग द ऑडिट, the auditor finds that two employees, purchasing manager and an accountant clerk, have worked together to bypass this control. Collusion among people हुआ है, submitting fake invoices that result in payment for goods that were never received. You are required to state the objective of an audit as per Asset 200 when it comes to ensuring the reliability of financial statement. आपको objective बताना है। ये कुछ पेंसिल में आज अलग ही इशू हो रहा है, इसको मैं चेक करता हूँ लेक्चर के बाद में, रुको। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताना है, ठीक है सर।
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताना है, पर कॉन्टेक्स्ट समझो सर। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल रादर देन एब्सोल्यूट सर, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है। ये कल्यूजन अमंग पीपल का केस सर कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण हो रहा है? द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा था सर। हाँ, दिस क्वेश्चन इज आस्क इन 5 मार्क्स। हाउ विल यू ऑपरेट? सर वी विल ऑपरेट लाइक हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एक बार बता देंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव। रीजनेबल अश्योरेंस का हम लॉजिक दे देंगे कि सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है। अब ये कल्यूजन अमंग पीपल का स्पेसिफिक केस में व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी एक्सप्लेनिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पार्ट ऑल्सो। देखो ना, देखो इन्होंने क्या करा सर, इन्होंने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर बता दिए दोनों। हाँ, फिर इन्होंने बोला कि सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है जिसके कारण सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले पाता ऑडिटर। और सर ये पूरा का पूरा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा सर? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पढ़ो मेरे साथ में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व मेकिंग मैनी जजमेंट बाय मैनेजमेंट। दीज जजमेंट में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस और अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। Therefore, the auditor may not be able to obtain absolute assurance that FS are free from material misstatement due to error or fraud. One of the premises for conducting an audit is that management acknowledges responsibility for preparation of FS and devising internal control. However, such control may not have operated to produce reliable information. ठीक है, अब इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन लिखा। आप बात को समझेगा सर? क्या आप बात को समझे? मेन कंटेंट आप समझे कैसे लिखा? ठीक है, ये था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चन आस्क इन एमटीपी और आरटीपी। समझे क्या सर? क्या ये बात आप समझे? हाँ सर। सो भाई इसको मार्क कर दो A+। सर दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर दिस इज बी कैटेगरी क्वेश्चन। वाई सर? बिकॉज सर इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको एक्सप्लेनेशन ही तो करना है सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। बात खत्म सर। क्या ये बात समझे सर? क्लैरिटी है क्या? थॉट्स में क्लैरिटी है? हाँ सर, डन सर। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? आगे बढ़ूँ? हाँ सर, डन। तो हमने सर अभी तक इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का फर्स्ट पार्ट कवर करा है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अभी मेरी बात को सुनो ना। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड बात पे, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। गिव मी 1 सेकेंड। देखते हैं, चलो। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मेरी बात को ध्यान से सुनो ना सर। सर आपकी सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन की मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ा है इसका। ठीक है, देखते हैं। सर मुझे बताओ ना, सर ऑडिटर को क्या करना होता है? सर ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं ताकि वो ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके, ऑन ऑडिट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके। ठीक है सर, बट क्या होता है ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय? सर प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन ऑडिटर को फेस करनी पड़ती है। सुनो ना मेरी बात को, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, हाँ पता है सर हमें। नया बताओ सर। अच्छा, अब मैंने कहा सर ऑडिटर जब ऑडिट प्रोसीजर लगाता है ना, तो देर आर सम प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन इन फ्रंट ऑफ ऑडिटर। और उस प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन के कारण सर ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले पाता है। सर कैसे? मैंने कहा मेरी बात को सुनो ना सर। पहले मैं तुम्हें प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल देता हूँ। तुम मानते हो नहीं मानते हो सर, बड़ी एंटिटी में इतने बड़े ट्रांजेक्शन्स हो गए सर, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू टेस्ट 100% ट्रांजेक्शन्स। बहुत लॉजिकली सोचना सर। सर आप क्या रिलायंस जैसी एंटिटी में 100% ट्रांजेक्शन चेक कर पाओगे? भाई साहब घर जाना छूट जाएगा। 365 दिन भी बैठ गए तो भी नहीं कर पाओगे, मैं इतना बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू टेस्ट 100% ट्रांजेक्शन, राइट सर? So what auditor does then? What auditor do? The auditor do audit on sampling basis. The sampling basis पे auditor audit करता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कॉन्सेप्ट को समझना प्लीज़ प्लीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कनेक्ट। सर अगर ऑडिटर 100% चेकिंग कर ही नहीं रहा, मैं क्या बोलता हूँ, ऑडिटर 100% चेकिंग कर ही नहीं रहा,
तो 100% श्योरिटी कैसे दे दे? पर ये तो उसकी गलती है ना, 100% चेकिंग नहीं करेगा। अरे कैसे करेगा यार, टाइम टाइम की वैल्यू नहीं है। 100% चेकिंग कहीं पे पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकल इश्यू है यार, समझो तो सही। ठीक है, तो सर 100% चेकिंग जब वो करता ही नहीं है, वो ऑडिटेड सैम्पलिंग बेसिस पे करता है, तो ऑडिटर इसलिए तो बोलता है सर, दैट्स वाई सर, इसलिए सर मैं 100% श्योरिटी नहीं दे पाता। आप मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं समझते सर। दिस इज माई प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ओके सर, हमें सर ऑडिटर की भावनाएं समझ में आ रही है सर। हाँ, आना मेरे साथ में लीगल लिमिटेशन पे। डेटा किससे लेना है? मैनेजमेंट से। बोलो ना भाई, डेटा किससे लेना है? सर मैनेजमेंट से डेटा लेना है, राइट सर। मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो? या मैनेजमेंट ने आपको कंप्लीट डेटा नहीं दिया, ऑथेंटिकेट डेटा नहीं दिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्या कर लोगे? गला पकड़ लेंगे? अच्छा, अच्छा, डॉन हो रहे हो तुम? ऐसा गला वाला नहीं पकड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। सर यू आर डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट की मैनेजमेंट जब डेटा देगा तभी तो तुम ऑडिट करोगे। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ऑडिटर। ऑडिटर कैन नॉट फोर्स हिम, गला वाला नहीं पकड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा ऑडिटर? रिपोर्ट कर लेगा। समझ रहे हो क्या तुम? ऑडिटर ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा? उसकी रिपोर्टिंग कर लेगा। ठीक है, बट इश्यू तो है आपके सामने, दैट इज लीगल लिमिटेशन। कोई कोर्ट वोट में नहीं चल जाते, सॉरी ये डेटा नहीं दे रहा था मेरे को, हाँ रिपोर्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, रिपोर्ट की तुम्हारी वैल्यू है, उसकी मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। सर ये ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते समय थोड़ी सी लिमिटेशंस आती है। देर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशन, देर आर लीगल लिमिटेशंस। तो व्हाट इज प्रैक्टिकल लिमिटेशन? सर टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम लिमिटेड है, 100% चेकिंग कर नहीं सकते। बहुत लॉजिकल वे में सोचो, 100% टेस्टिंग आप करते नहीं हो, आप ऑडिट करते हो सैम्पलिंग बेसिस पे, कैसे दोगे? एंड लीगल लिमिटेशन, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट। यू कैन नॉट फोर्स हिम, गला नहीं पकड़ोगे भाई, यू कैन ओनली रिपोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट सर। इसके अलावा सर कुछ अदर पॉइंट्स भी होते हैं जिसके कारण, मतलब इसी टॉपिक में कुछ अदर पॉइंट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स एंड रिलेशनशिप्स। सर क्या होता है रिलेटेड पार्टी? अब मुझे एक चीज़ बताओ, पहले तो तुम थोड़ी सी भूमिका बनाओ। तुम्हारे दादा के 4 भाई थे, ठीक है? तुम्हारे दादा के 4 भाई थे। सर होते थे पहले ज़माने में तो सर 4 भाई 6 बहनें सब होते थे सर। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आजकल 2 पे आ गए, है ना? ठीक है, तो तुम्हारे दादा के 4 भाई थे, 6 बहनें थी। हो, अब उनके बच्चे के बच्चे हुए, बहुत बड़ी फैमिली हो गई। अब तुम जब सच्ची बताना देखो, जब तुम कभी उनसे टकरा जाते हो, क्या तुम उनको पहचान पाते हो? सर कहाँ से पहचानेंगे सर, मेरे साथ में क्या होता है, मैं कभी टकरा जाता हूँ ना किसी से ऐसे, तो बोले पहचाना नहीं क्या तूने? अरे मैंने कहा कैसे नहीं पहचाना, डोक कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, आ, आ, गलती से मुझसे नाम पूछ लेना, क्या नाम है मेरा, ब्लैंक, खत्म, टाटा बाय बाय। अरे कैसे जानू है यार मैं? ठीक है, और वैसे ही आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, ठीक है, थोड़ा इशू रहता ही है ना? तो आप समझो सर, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट ही है सर खतरनाक। रिलायंस जैसी एंटिटी या टाटा जैसी एंटिटी, सर कितनी सारी इनकी सब्सिडरीज एसोसिएट्स होगी, जॉइंट वेंचर्स होगे सर। और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है सर, ऐसे 550 में आपको बताऊंगा। सर ये रिलेटेड पार्टी की रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन सर ये बहुत बड़ा एरिया होता है ऑडिट का, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया होता है, सही बता रहा हूँ तुम्हें, माहौल वाला एरिया होता है। ठीक है, जूनियर आर्टिकल को तो टच भी करने का मौका नहीं मिलता, ये वैसा एरिया है। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स, ऑडिटर शायद अवेयर ही नहीं हो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के, कोई रॉन्ग डूइंग्स के, ऑडिटर मे नॉट गेट अवेयर। सर वाई? बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स, auditor may not aware of such transactions and relationship and may not detect wrongdoing। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। सर मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, लॉज एंड रेगुलेशंस, एंटिटी पे कितने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, उनकी नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करना, इट इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सर आपको एक और छोटी सी चीज बताओ,
सर वो मैनेजमेंट नालायक मैनेजमेंट, सर वो डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड दे दे तो, सर बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ सर, सर वो नालायक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे दे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। दैट अगेन एड्स टू योर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, और आपको पता ही है सर, मैनेजमेंट में डिसऑनेस्ट लोग हो सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉडुलेंट स्कीम्स चलाने वाले लोग हो सकते हैं, कल्यूजन अभी बात करी थी अपन ने। हाँ सर, दैट अगेन एड्स टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। बात को समझिएगा सर। तो ये टॉपिक अपने में ही बहुत बड़ा था। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशंस की अपन ने बातें करी, और फिर अदर पॉइंट्स की अपन ने बातें करी। समझिएगा आप बात को, आप पॉइंट्स को समझिएगा। हाँ सर, इतना हम आपकी बातें समझ रहे हैं। ठीक है, डन दनादन, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आपने अभी तक क्या क्या करा सर? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में 2 पॉइंट मेजर थे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया भी नहीं है, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर ऑडिट अलग होता है ना, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। सर इन्वेस्टिगेशन में तो क्रिटिकली एग्जामिनेशन होती है विद अ स्पेसिफिक पर्पस, सर ऑडिट वैसा नहीं होता सर, है ना? इसलिए सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ली जाती है। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, आपको पता है सर, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस भी आपको पता है। ठीक है सर, फोर्थ पॉइंट को समझना सर, फोर्थ पॉइंट को समझना, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। फोर्थ पॉइंट को समझना, क्या होता है सर? ऑडिटर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, पर उस इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, ऑडिटर ने 2 साल परचेज की जो इंटरनल कंट्रोल्स थे ना उनकी टेस्टिंग करी थी, अंडरस्टैंडिंग लेके टेस्टिंग करी थी। ऑडिटर तीसरे साल रिलाई कर रहा था कि जो मैंने टेस्टिंग करी थी ना, मैं उस पर रिलाई कर देता हूँ और मैं बाकी के ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूँ। सर अलाउड है क्या? हाँ सर, आगे जाके इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो मज़ेदार चीज़ें समझ में आएगी। प्रॉब्लम क्या हुई सर? ऑडिटर ने 2 साल बढ़िया तरीके से परचेज की टेस्टिंग करी, तीसरे साल में एंटिटी के कंट्रोल सिग्निफिकेंटली चेंज हो गए। तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, ऑडिटर की जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने टेस्टिंग करी थी, उस इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस डिक्रीज हो गई धीरे 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 करके? हाँ सर, और ये एक और कॉज होता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का, रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज ओवर टाइम एंड ऑडिटर कैन नॉट डू 100% चेकिंग। वो तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल मैंने जो दिया वो आपके बुक में भी मैंने दे रखा है, देखो ना। Relevance of information decrease over time. An auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to be made between the reliability of information and cost of obtaining it. एन एग्जाम्पल आपके लिए ये भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है क्या सर? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। एंड लास्ट पॉइंट मेरे साथ में देखो ना सर, लास्ट पॉइंट इज रिलेटिंग टू फ्यूचर इवेंट्स। मुझे एक चीज़ बताओ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। कोविड ध्यान है तुम्हें? कोविड, कुछ सालों पहले कोविड ने हलचल मचा दी थी, आज तो याद भी नहीं है हमें वो कोविड। ठीक है, उस समय लग रहा था सर सब कुछ खत्म, है ना? तो क्या हुआ भाई, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करा, क्लीन रिपोर्ट दी, एकदम से कोविड आ गया, मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों लॉकडाउन आ गया है, कंपनीज की हालत खराब हो गई थी। आपको पता है सर कोविड में क्या हुआ था? बैंकरप्ट हो गई कंपनी, और 2 महीने पहले ऑडिटर ने उस पर क्लीन रिपोर्ट दी थी। शेयर होल्डर चिल्ला रहे, शेयर होल्डर चिल्ला रहे कि यार ये ऑडिटर नालायक ऑडिटर था, इसने तो क्लीन रिपोर्ट दी थी कि तो बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई। ऑडिटर बचाव कर रहा है, ऑडिटर अपना बचाव कर रहा है, फ्यूचर इवेंट, सर प्लीज सी माई, दिस इज माई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। मैंने कहा क्या? बोले सर, ऑडिटर बोलता है सर ये जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं ना, सर मैं क्रिश नहीं हूँ सर, आई एम नॉट क्रिश, आई एम नॉट, आई डोंट हैव पावर्स ऑफ जादू सर। मैं सर फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर को देख नहीं सकता सर। सर फ्यूचर इवेंट्स में अफेक्ट बिजनेस एडवर्सली, इफेक्ट ability to continue as a going concern। ठीक है, एग्जाम्पल ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशन, एंट्रेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स।
दैट्स व्हाई सर दिस इज अगेन माय इनहेरेंट लिमिटेशन। आई कैनॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर यार। ये कोविड आ गया, मेरे को तो ना पता था सर। बात समझे क्या सर? क्या ये बात आप समझे? बढ़िया तरीके से क्या हमारे ऑडिटर ने बचाव कर लिया। हाँ सर, बट एक चीज़ बोलूँ सर, ऐसा नहीं होता कि इनहेरेंट लिमिटेशन से ऑडिटर बच जाता है हमेशा। ऑब्वियसली सर ऑडिटर को अपना काम तो करना ही है ना, उसको ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने, उसको प्रूफ करना होता है कि भाई मैंने मेरा काम सही से करा है। समझे क्या सर आप ये बात? बोलो ना भाई, समझे क्या? हाँ सर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बताओ ना सर। 5 थी ना, ना ना, टाइम नहीं है फ्यूचर बनाना, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन सर, क्लैरिटी, डन 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 डन। हाँ सर, बहुत अच्छे से हमने टॉपिक को पूरा समझ लिया है। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर आप इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आ रहे हो, और अगली क्लास में मेनली अपना ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमने इसके सारे क्वेश्चंस करे, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 6 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की, और बढ़िया तरीके से अपन कर लेंगे। ठीक है, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग। आप घर पे जाके रिवाइज कर रहे हो, फिर मेरे साथ में एक और बार रिवाइज कर लेना। इसी तरीके से रिवाइज रिवाइज करते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।